मॉडर्न साइकोलॉजी के लिए या 1890 के बाद फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स को जाना जाता है, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी तजुर्बाती नफ्सियात का बाबा आदम विलियम ऊंट को जाना जाता है। उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा तजुर्बात करने वाले विलियम ऊंट ही है। उसके बाद है फादर ऑफ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, नफ्सियात के मसालिक या मकातिब के लिए बाबा आदम लाइटनर विटमर है। लाइटनर विटमर है जो विलियम ऊंट का शागिर्द रहा। हिंदुस्तान में या फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी है नरेंद्र नाथ गुप्ता। इससे पहले हम क्या बोले, इन जनरल फादर ऑफ साइकोलॉजी ओल्डन डेज के लिए या इनिशियल डेज के लिए अरिस्टोटल है, मॉडर्न एज के लिए विलियम जेम्स है, इंडियन के लिए फादर ऑफ साइकोलॉजी नरेंद्र नाथ गुप्ता है, और इंडियन के लिए मदर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, मदर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इंद्र सेना, जो इंटीग्रल साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा तजुर्बात किए। इंडियन साइकोलॉजी नामी किताब को, इंडियन साइकोलॉजी नामी किताब को जोनाथन सिन्हा ने 1933 में तहरीर किया, जिसके 3 वॉल्यूम्स हैं या 3 हिस्से हैं। बीएफ स्किनर को फोर्स साइकोलॉजी को फरोग देने का फाउंडर कहा जाता है। अब आइए, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के 30 मार्क्स में आपको कौन कौन सा एरिया कवर करना है। 3 मेजर एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है, दूसरे में अंडरस्टैंडिंग लर्निंग है, तीसरे में पेडागॉजिकल कंसर्न है। तो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में सबसे पहले नमो व नशोनुमा और मैचुरेशन के बारे में पढ़ना है। नमो के माने मिकदारी तब्दीली या नमो मिकदारियत का उनसर रखती है। ये उमूमन तबई फरोख के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि बच्चे का कद-ओ-क़ामत क्या है, वजन क्या है। बहैसियत मजमूई हम ये बोल सकते हैं कि जिस्मानी साख्त में फिजिकल चेंज जो आता है वो नमो कहलाता है। नमो या ग्रोथ जिसको हम बोल रहे हैं, ये काबिले मुशाहिदा होता है और इसकी पैमाइश यानी मेजरमेंट किया जा सकता है तबई आलात की मदद से, स्केल या कुछ और स्केल की मदद से, जो पटरी आमतौर पे होती है, या किलो वगैरह जो होता है, वेट वगैरह, उससे हम ग्रोथ को नाप सकते, तोल सकते। ग्रोथ को, डेवलपमेंट को नहीं, अभी हम ग्रोथ के बारे में बोल रहे हैं। ग्रोथ का जो मामला है, जिस्मानी बढ़ोतरी का जो मामला है, इंसानी दौरे जिंदगी में अडल्सेंस के बाद, जस्ट अडल्सेंस का जनरली पीरियड 12-13 साल से 19-20 साल तक होता है। 21-22 साल तक ग्रोथ जिस्मानी बढ़ोतरी होती है, उसके बाद वहां पर जिस्मानी बढ़ोतरी रुक जाती, अगरचे के सलाहियतें आगे बढ़ती जाती है। नमो या ग्रोथ को हम सादा आंख से देख सकते हैं, जबकि अब आइए नशोनुमा। इन जनरल नशोनुमा को हम इंग्लिश में डेवलपमेंट बोल रहे हैं, और इसको इन जनरल ये बोला जाता है कि ये मियारी तब्दीली है। मियारी तब्दीली को तबई आलात से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक किस्म की कैफियत होती है। इस कैफियत को नापने के लिए
आजमाइश नामे होते हैं। और एक खसूसियत, नशो नुमा में नमू शामिल रहती है। नशो नुमा में तो हम नशो नुमा को मिकदारी और मियारी तब्दीली कह सकते हैं। नमू के लिए, ग्रोथ के लिए सिर्फ मिकदारी तब्दीली है। नमू, ये जो ग्रोथ का, ये जो नशो नुमा की बात जो की जा रही है, अभी तक हम नमू के बारे में, ग्रोथ के बारे में बोले, अब हम नशो नुमा के बारे में बोल रहे। बीच में डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा। देखिए, नशो नुमा एक कैफियत की तब्दीली है। इसको किसी तबई आले से नापा नहीं जा सकता। सिर्फ हम बच्चे के फिजिकल अपीयरेंस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी कारकर्दगी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये कैफियत की तब्दीली का नाम है, जिसकी पैमाइश मुमकिन नहीं, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। अलबत्ता नशो नुमा गोद से गोड़ तक जारी रहती है, जबकि नमू जो है फिजिकल, जिसको क्वांटिटेटिव कहा गया, मिकदारी कहा गया, ये एडल्सेंस के पीक पर आकर रुक जाती है। नशोनुमा गोद से गोद तक जारी रहने वाला अमल है। और एक चीज, नशोनुमा सादा आंख से नजर ना आने पर भी, सादा आंख से नजर ना आने पर भी हमको समझ में आ जाता है, क्योंकि बच्चे की सलाहियतें, बच्चे की कारकर्दगी को देखते हुए नशोनुमा में जो फर्क पाया जाता बहुत ज्यादा होता। नमो, ग्रोथ में फर्क जो होता है बहुत ही मामूली सा होता है। मिसाल के तौर पर, एक बच्चे की जिस्मानी बढ़ोतरी आधा इंच या 1 इंच मामूली से चेंज में इजाफा होता रहता है। नशोनुमा सलाहियतों का इजाफा है। सलाहियतें एकदम बढ़ सकती और घट भी सकती। तो नशोनुमा में जो तब्दीलियां वाक़ होती है वो बहुत ज्यादा तवील हो सकती, नमो में बहुत ही शार्ट होती। पुख्तगी के माने, मैचुरेशन के माने उस सलाहियत को कहते हैं जब नमो व नशोनुमा के मराहिल तय करते हुए बच्चे अपने इरादों पर अमल करने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं। अब आइए नशोनुमा के उसूल और नमो नशोनुमा के उसूल। डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। असल ये विलियम जेम्स, और से सुनिए, विलियम जेम्स, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है, उसने एक किताब लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को तहरीर किया, जो उमूमन 9 कहलाते हैं। वैसे तो दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने भी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की वजाहत की, लेकिन हमारे पास जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात है, नमो नशोनुमा के उसूलों की जो बात है, हम विलियम जेम्स के नमो नशोनुमा के उसूलों को फॉलो करते हैं सिलेबस के हिसाब से। वो 9 हैं। कौन सी किताब में है? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में है। किसने लिखा? विलियम जेम्स ने लिखा। कब लिखा? 1890 में लिखा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट टोटल 9 है। पहला उसूल, उसूल तसलसल, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। दूसरा है नमो व नशोनुमा की तरक्की की शरह गैर मुस्तकिल होती है। गैर मुस्तकिल के माने दोनों, नमो और नशोनुमा दोनों एकसा तौर पर तरक्की नहीं पाते। तीसरा है इनफरादी तफावत का उसूल, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम बहुत बेहतर अंदाज से जानते कि इनफरादी इख्तिलाफात होते हैं,
दो इकाइयों के दरमियान, दो इंसानों के दरमियान, दो जानदारों के दरमियान इनफरादी फर्क नजर आता है। ये इनफरादी फर्क विथ रेस्पेक्टिव क्या है? इनफरादी फर्क या इनफरादी इख्तलाफात बलिहाज जहनी सलाहियतें, बलिहाज जिस्मानी सलाहियतें, बलिहाज जज्बाती सलाहियतें, हर किस्म की सलाहियतों का फर्क दो अशखास के दरमियान जो होता वो इनफरादी फर्क है, इनफरादी इख्तलाफ है। और एक भी इनफरादी इख्तलाफ होता जो एक ही इकाई के अंदर या एक ही शख्स के अंदर मुख्तलिफ सलाहियतों का फर्क, यानी एक शख्स अगर तहरीर अच्छी कर सकता है तो शायद तकरीर भी करता हूंगा, लेकिन ये दोनों सलाहियतें एकसा रेट की, एकसा शरह की नहीं होती। उसी तरह एक शख्स गाना अच्छा गा सकता, लेकिन गाने को उतने मुतासिर कुन अंदाज में नहीं लिख सकता। दोनों सलाहियतें हैं, तो एक शख्स के दरमियान, एक शख्स के अंदर जो सलाहियतों का फर्क पाया जाता है उसको इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा गया। दो अशखास के दरमियान जो सलाहियतों का फर्क होता है, जो फिजिकल हमको नजर आता है, उसको इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में तीसरे नुक्ते में तहरीर किया गया। चौथा है नशो नुमा आम से खास जवाबी अमल की तरफ बढ़ती है, यानी आम से खास की जानिब नशो नुमा जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और एक पीक पर आने के बाद नमो रुक जाती है और नशो नुमा आगे बढ़ती है। पांचवा उसूल है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन, उसूल इंजमाम। इंजमाम के माने एक दूसरे को कंबाइन करना या बाहम मिल जाना। उसके बाद उसूल बाहमी ताल्लुक, उसके बाद नशो नुमा की पेशन गोई, उसके बाद नशो नुमा की सिमत, उसके बाद है नशो नुमा गर्दिश नुमा होती है ना कि इस्तवा। तो ये टोटल 9 प्रिंसिपल्स हैं जिसको विलियम जेम्स ने लिखा। कौन सी किताब में लिखा? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में लिखा। ये 9 पॉइंट्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नशो नुमा की सिमत या डायरेक्शन बोला गया। ये नशो नुमा की सिमत दो तरह से वाक़ होती है। एक को सिफालो कार्डल पैटर्न कहा जाता है, दूसरे को प्रॉक्सिमो डिस्टल पैटर्न कहा जाता है। ये दोनों की तफसील वजाहत प्रोफेसर कप्पू स्वामी ने की, लेकिन ये दो टर्मिनोलॉजी को सबसे पहले अर्नाल्ड गेसेल ने इस्तेमाल किया और इसका तजुर्बा उसने 0 to 9 years के बच्चों पर किया और ये साबित करा कि ये जो सिफालो कार्डल पैटर्न, प्रॉक्सिमो डिस्टल पैटर्न, ये जो डायरेक्शंस है, ये तब्दीलियों के डायरेक्शंस है, वो 0 to 9 years के दरमियान वाजे तौर पर नजर आते हैं। अब आइए नमो व नशोनुमा का अमल मौलिम के लिए कितना जरूरी है या तालीमी मैदान में इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नंबर 1 है तुलबा की तबई कोताहियां, नफ्सियात और हम आहंगी के मसाइल इसके इल्म में आ जाते हैं। क्या माने इसके? नमो नशोनुमा के जो इम्प्लीकेशंस हैं उसमें पहला ये बोल रहे कि मौलिम के नॉलेज में आता है। क्या आता है? बच्चों की कोताहियां, बच्चों के माहौल से हम आहंगी होने की मुताबिकत। क्यों आता है? क्योंकि टीचर ऑलरेडी चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज रखता है। नेक्स्ट, नमो नशो नुमा के अमल को के उसूलों से वाकिफियत के जरिए इस सिमत में तुलबा के लिए बेशबहा खिदमत फराहम कर सकते हैं। तीसरा, नमो नशो नुमा के जरिए
बड़ी हद तक तुलबा की ख्वाहिशें, जरूरतें, दिलचस्पियां, रुझानात और एक अंदाज से फर्द के सारे तर्ज अमल को ख्वाबों में रखा जा सकता है। नमो नशो नुमा के जरिए खासकर उन्फान शबाब में तुलबा के समाजी, जज्बाती, जहनी फरोख को समझते हुए उन पर जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है, जोर व तनाव होता है, उसको कम करने के लिए मुनासिब इकदाम कर सकते हैं। और एक खास पॉइंट, नमो नशो नुमा के दौरान मखसूस जरूरतों के हामिल बच्चों से मुतालिक मौलिम को आगाही होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नमो नशो नुमा के इल्म के जरिए मौलिम मुनासिब तरीके से तालीमी मकासद हासिल कर सकता है। इसके बाद हम नमो नशो नुमा का जो असर होता है, जिस अंदाज से मुतासिर होती है, उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। अभी तक जो हम बोले उसमें कुछ डाउट है तो आप पूछिए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। अब हमको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये पढ़ना है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। वो अवामिल जो नमो नशोनुमा पर असरअंदाज होते हैं, खासकर हयातियाती, नफ्सियाती और समाजियाती, ये पढ़ना है। इससे पहले अभी हम जो बोले उसमें कुछ डाउट्स है तो आप इंटरेक्ट हो सकते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बोलिए। सर थोड़ा सा इंग्लिश में बोलिए ना, वो जो पॉइंट्स आप बोले थे कि ये प्रिंसिपल्स जो बताए थे ना, कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल्स इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंस। कंटिन्यूटी, हाँ, हाँ। प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कल्टिविटी, कनेक्ट कंटिन्यूटी। उसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, प्रिंसिपल्स ओके ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जी। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट, ओके प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। जी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशन। जी। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट, ओके principles of development direction in cephalo and proximal. Next, development is spiral, not a linear pattern. ओके Next आइए, अब factors influencing on development with respect to biological, psychological and sociological. ओके बायोलॉजिकल में सबसे पहले ग़िज़ा का असर। ग़िज़ा की कमी वाक़े हो तो पहले जिस्म कमजोर होता है, फिर चुस्ती और सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है। इंसान की जिस्मानी व जहनी तवानाइयों पर ग़िज़ा का बड़ा असर होता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को पैदाइश से कब्ल ही माँ के जरिए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा मिलनी चाहिए और पैदाइश के बाद भी उसको तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा हर हाल में पहुंचानी चाहिए। जिस माँ को मुनासिब तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा नहीं मिलती, उनके बच्चे सेहतमंद और मुनासिब वजन के साथ नहीं पैदा होते। अगर मिलती है तो वो मुनासिब वजन और तग़ज़िया, मुनासिब वजन और सेहत के साथ पैदा होते हैं। अब देखेंगे, जो बच्चा नॉर्मल है उसका वेट 2.75 kg से
4 kg होता है, या इसको 7 पाउंड कहा जाता है। अगर इससे कम है तो बच्चा बीमारियों का शिकार है समझेंगे। और बच्चे की हाइट, कद 19 या 20 इंचेस होता है। 19 या 20 इंचेस, या इसको अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 48.26 सेंटीमीटर होता है। और इब्तिदा में बच्चा 20 से 22 घंटे सोते रहता है। तो ये था गिजा का असर। हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? बायोलॉजिकल के एस्पेक्ट्स में देख रहे हैं। अब बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में ग्लैंड्स का क्या इफेक्ट होता है? ग्लैंड्स में सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। ये अगर ज्यादा हो तो नशोनुमा बगैर कंट्रोल के आगे बढ़ती है, बच्चा बहुत लंबा खत का होता है। अगर इससे खारिज होने वाला हार्मोन कम हो तो बच्चा पस्त खद होता है। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड्स। ये गले के दोनों जानिब होते हैं। इससे खारिज होने वाला हार्मोन थायरोक्सिन कहलाता है। अगर ये ज्यादा है तो बच्चे फुर्तीले और चुस्त रहते हैं। अगर ये कम है तो बच्चे सुस्त, काहिल और इनमें नींद का गलबा होता है। उसके बाद है एडर्नल ग्लैंड। ये गुर्दों के ऊपर होते हैं। अगर इससे खारिज होने वाला हार्मोन ज्यादा हो तो बच्चे का मिजाज गुस्से का होता है और बच्चा कम उम्री में पुख्तगी को पहुंचता है। अगर हार्मोन कम हो तब बच्चा मोतदिल या मिजाज पुरसुकून वाला होता है। नेक्स्ट है नफ्सियाती असर क्या होता है? बच्चे की नशोनुमा पर बच्चे की नफ्सियात बहुत ज्यादा मुतासिर करती है। इसकी वजह से बच्चा खुलकर अपने ख्यालात, एहसासात, ख्वाहिशात को वाजे करता है और तालीमी मैदान में दिलचस्पी को बढ़ाते हुए इक्तिसाब को मौसिर अंदाज में फहम कर लेता है या मौसिर अंदाज में अपने आप में जम कर लेता है। सोचना, समझना, तख्लीकी सलाहियतें, वो अहलियतें उरूज पर पहुंचती हैं। अब आइए नमो नशोनुमा का सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिहाज से क्या असर पड़ता है। ये शीरखागी के मरहले में देख रहे हैं हम। पहले महीने में बच्चा आम आवाजों और इंसानी आवाजों में फर्क नहीं करता। दूसरे और तीसरे महीने में वो माँ की आवाज और माँ को पहचानने लगता है। दूसरों को देखकर मुस्कुराता है। अगर माँ इससे अलग हो जाती है तो रोने लगता है। चाहते वो 5वें महीने में वो इसके करीब आने वाले अफराद को देखता। अगर वो अफराद इनके साथ खेलते हैं तो हंसता है, नहीं तो गुस्सा आता। यहाँ पर गुस्सा और मोहब्बत के बर्ताव में थोड़ा सा फर्क समझने लगता। 6 से 8 माह के दौरान बच्चा अनजाने लोगों से डरने लगता है और अतराफ व अकनाफ में बोले जाने वाले अल्फाज की नकल करने की कोशिश करता है। 1 साल से 2 साल के दौरान बच्चा तन्हा खेलना, तना हंसना शुरू करता है और माँ से बातचीत करने के लिए कोशिश करता है। तीसरे साल में
वो बच्चों के साथ खेलना, यानी हम असर ग्रुप बना लेता है, पीर ग्रुप बना लेता है या बना लेने की कोशिश करता है। अब आइए बचपन, बचपन में समाजी असर कैसा मुतासिर करता है। जब बच्चे की तबई उम्र 5.5 या 6 साल होती है तो बच्चा रस्मी स्कूल में दाखिला लेता है। वहां पर वो एक नए माहौल से मुताबिकत करता है और नए दोस्त बनाता है। यहीं से बच्चे के बर्ताव में तरक्की और तब्दीली शुरू होती है। बच्चा किसी न किसी ग्रोह का मेंबर हो जाता है और उसी के मुताबिक कपड़े पहनना और खेल खेलना चाहता है। बच्चे का ग्रोह इसकी हिम्मत, इंसाफ, बर्दाश्त और दूसरों से हमदर्दी पर असरअंदाज होता है। अपने शौकिया मशगलों में दिलचस्पी दिखाता है, लेकिन लड़के व लड़कियों में साफ फर्क नजर आता है। 6 से 10 साल तक बच्चा अपने पसंदीदा या नापसंदीदा बर्ताव में लगातार फर्क पाता है, लगातार फरोग पाता है। अब ये उन्फाने शबाब में समाजी नशोनुमा के ताल्लुक से सुनिए। जब बच्चा 13 या 14 साल की उम्र में दाखिल होता है तब इसकी तरफ दूसरों के और दूसरों की तरफ इसके कुछ नुक्ते नजर तब्दीली होने लगती है। इसलिए समाजी शक्ल मुंदरजा झेल होती है। यानी उन्फाने शबाब के पीरियड में जो समाजी शक्ल है उसको हम हस्बे लुकात में बतला रहे हैं। कैसा है? इस दौर में मुखालिफ जिन्स से दोस्ती करना पसंद करते हैं। लड़के व लड़कियां अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं। सैर व तफरी के साथ मौसीकी वगैरह में अपनी महारत का मुजाहरा करते हैं। कुछ लड़के व लड़कियां अपने हम जिन्स से ज्यादा ताल्लुकात रखना पसंद करते हैं। बच्चे अपने ग्रोह में बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ग्रोह के लिहाज से लिबास पहनना, गुफ्तगू करना, उनको नमूने जिंदगी बनाना शुरू करते हैं। समाज का मेंबर होने की वजह से इनमें क़यादत, जोश, हम एहसासी, हमदर्दी, रवादारी वगैरह जैसी समाजी खूबियां पैदा होने लगती हैं। लड़के और लड़कियों में अपने वालिदैन से उमूमन किसी न किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाता। अगर माँ बाप इनकी आज़ादी पर पाबंदी लगाते हैं तो इनमें मुखालिफत का रुझान पैदा हो सकता है। इस उम्र में लड़के लड़कियां किसी न किसी फिक्र में गिरफ्तार रहते हैं, जैसे दौलत कमाना, मोहब्बत करना, तालीम में तरक्की पाना, खानदानी जिंदगी बसर करना। ये तमाम मुश्किलात इंसान की समाजी फरोग या नाकामी भी तय करती है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है कार्ल रोजर का नशोनुमा का नजरिया। अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर ने इंसानियाती नफ्सियात की असास इंसान की फिक्री आजादी, शख्सी फरोग और अपने तौर पर
हुसूल के तसव्वुरात को अहमियत देती है। इस नजरिए को कार्ल रोजर ने 1942 में पेश किया। कार्ल रोजर ने अपने नजरिए में 3 कलीद तसव्वुरात, की पॉइंट्स, की कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। नंबर 1 है सेल्फ कॉन्सेप्ट, तसव्वुर खुद। दूसरा है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स यानी बगैर किसी शराइत के मुस्बित अंदाजे फिक्र में आगे बढ़ना। उसके बाद है कॉन्ग्रुएंस यानी सर ये पॉइंट मुताबिकत बोलिए करना। सर। देखिए कार्ल रोजर डेवलपमेंट थ्योरी में, जिसको 1942 में पेश किया, उसके 3 मेजर एस्पेक्ट्स है बोलो, या की एस्पेक्ट्स है बोलो, या की कॉन्सेप्ट्स है बोलो। 3 में एक है सेल्फ कॉन्सेप्ट, तसव्वुर खुद। दूसरा है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, बगैर किसी शर्त के वो तमाम के साथ मुस्बित अंदाजे फिक्र से रहता है। बगैर किसी शर्त के माने क्या है? विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट, माँ बाप या साथी वगैरह फोर्स नहीं करना। अभी आगे उसको समझाऊंगा मैं आपको। थर्ड पॉइंट है कॉन्ग्रुएंस, मुताबिकत पैदा करना, मुआफिकत पैदा करना। ये 3 की एरियाज है। अब ये 3 के एरियाज में हम पहला पढ़ रहे सेल्फ कॉन्सेप्ट, तसव्वुर खुद। तसव्वुर खुद अपने बारे में तसव्वुरात कायम करना, यानी हमारे वो तसव्वुरात हैं जिनमें हमारे एतकादात, तरजीहात, अपने बारे में राय और रवैये एक मुनज़्ज़म अंदाज में मौजूद रहते हैं या इनको कायम किए जाते हैं। ये तसव्वुर खुद कहलाता है। इसको हम मुख्तसर तरीके से इस तरह से कह सकते हैं, तसव्वुर खुद उन ज़हनी आमाल को कहते हैं जिसमें हम अपने बारे में सोचते हैं, खुद अपने ख्यालात के अंदाज के बारे में सोचते हैं और जिंदगी में अपने मुख्तलिफ किरदारों की अदायगी के अंदाज के बारे में सोचते हैं। नजरिए तसव्वुर खुद के कई मफरूजात, हाइपोथेसिस हमारी खुद अपने बारे में फैसला साजी के बारे में पाए जाते हैं। इनमें चंद हस्बजेल हैं। तसव्वुर खुद इक्तिसाबी होता है। इसके मीनिंग क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट को हम लर्न लर्न एबिलिटी भी कहा जाता है, यानी इसको सीखा जा सकता है। सीखना अलग है, इक्तिसाब करना अलग है। सीखना फॉर द टाइम बीइंग होता, इक्तिसाब के माने बच्चे के बर्ताव में तब्दीली आना। ये तब्दीली कैसा आती? एक अमल के जरिए आती। ये अमल के जरिए आने के बाद ये तकरीबन मुस्तकिल होती। इसके मीनिंग यही है कि इक्तिसाब में बच्चे के तजुर्बात और बच्चे की तरबियत शामिल होती है। जिसमें तजुर्बात और तरबियत होती है वही सही मानों में इक्तिसाब है। सीखना जो वर्ड हम बोल रहे हैं वो वर्ड में ट्रेनिंग नहीं होती और ना ही तजुर्बा होता। फॉर द टाइम बीइंग हम याद कर लेते, जिसको हम रूट मेमोरी, मेमोराइजेशन बोलेंगे। इसमें जहनी अमल दखल नहीं होता, सिर्फ जज्बाती लगाव होता। हम जबानी याद कर लेते, जो चीजें जबानी याद कर लेते फॉर द टाइम बिंग शॉर्ट पीरियड के लिए याद रहता, उसके बाद भूल वाक़ई होती। जिन चीजों पर हम तजुर्बात करते और उसको एक तरबियत में लेकर आते, यानी कंटिन्यूस उस पर बार बार एक्सरसाइज करते, तो वो इक्तिसाब कहलाता और वो देर पा रहता है।
تو हम ये तस्वुर खुद इक्तिसाबी होता है बोल के एक वर्ड को समझाए। दूसरा, तस्वुर खुद मुनज्जिम होता है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान रहता एक फर्द का। और तस्वुर खुद फाल यानी एक्टिव होता है। सुस्त लोग या सुस्ती वाले लोग सेल्फ कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में नहीं आ सकते। सेल्फ कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में मोटिवेटेड लोग जो हरकी होते हैं वो लोग ही उसमें आते हैं। कार्ल रोजर का ख्याल है कि बच्चे इक्तिसाब गैर मशरूतियत, कबूलियत और फहम की बुनियाद पर करते हैं। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, देखिए और एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। कार्ल रोजर का ख्याल है कि बच्चे इक्तिसाब गैर मशरूत, कबूलियत और फहम की बुनियाद पर करते हैं। यानी बच्चे इक्तिसाब कब करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहना, गैर मशरूत, अनकंडीशनल। अगर बच्चे को बोले तुम ये काम करेंगे तो हम ये करेंगे, अगर ऐसे कंडीशंस रखे तो हो सकता बच्चा फॉर द टाइम बिंग पढ़ लेगा, याद कर लेगा आपके दबाव के तहत। लेकिन चूंकि इसमें उसकी दिलचस्पी, उसकी तवज्जे, उसका कंसंट्रेशन उतना नहीं रहता जितना कि जब वो आजाद होता है। नेक्स्ट, इस नजरिए की बुनियाद कार्ल रोजर के बच्चों के साथ जाती तजुर्बात पर मुबनी है। ये जो उन्हें सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो मामला दिया, खुद बच्चों पर तजुर्बात किया। इसकी और एक मिसाल कोहलबर्ग का नशो नुमा का नजरिया है। उसने 6 से 16 साल की उम्र के बच्चों पर मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात करके उनमें अखलाकी नशोनुमा किस तरह से आगे बढ़ती है देखा। तो सेम उसी तरह कार्ल रोजर ने भी सेल्फ कॉन्सेप्ट बच्चों में किस तरह से आगे बढ़ता है उस पर तजुर्बात करके इस नजरिए को पेश किया। इसके बाद एक वर्ड आता है सेल्फ इमेज, खुद ख्याली। खुद ख्याली, खुद अपने बारे में ख्यालात होते हैं। ये हमारी अपनी तस्वीर जो खुद हमारे अपने बारे में होती है, जिसमें किसी तब्दीली पर हम जहनी तौर पर तैयार नहीं रहते। ये ऐसी बातों पर मुश्तमिल होती है जिसका जिक्र दूसरे लोग मुशाहिदा करके करते हैं, जैसे कि हमारा कद, हमारा वजन, बालों का रंग, जिन्स, जहनी सलाहियत वगैरह दूसरे लोग ऑब्जर्व करके बोलते हैं। इनमें वो तमाम बातें भी शामिल रहती है जिनको वो अपने तजुर्बा से हासिल करते हैं। फन्नी एतबार से खुद ख्याली को समाजी व अदराकी माहिरीन ने सेल्फ स्कीमा कहा। यहाँ पर एक वर्ड आया स्कीमा। ये स्कीमा, इसको जहनी खाके बोला गया। जहनी खाकों को पहली मर्तबा जेन पियाजे ने जहनी नशोनुमा के नजरिए में इस्तेमाल किया। उसके बाद आइए सेल्फ स्टीम, खुद तौखीरी। खुद तौखीरी या खुद पसंदी से मुराद एक एहसास है कि हम किस कदर अपने आप को काबिले कदर समझते हैं दूसरों के मुकाबले में, और दूसरे लोग हमको अपने मुकाबले में किस कदर काबिले कदर समझते हैं। मुख्तसर ये कि मालूमात और सलाहियतों का तकाबुल होता है। खुद तौखीरी या खुद पसंदी दूसरे लोगों के पास हमारा एतमाद होता है जो मुस्बित या मनफी अंदाज से असरअंदाज होता है। मुस्बित या मनफी, इस तरह हमारा तर्ज अमल, शख्सियत और समाजी मवानिसत यानी सोशलाइजेशन वगैरह शामिल हैं।
جب ہماری خود توقیری یا خود پسندی مثبت ہوتی ہے تو ہماری خود اعتمادی کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور ہم اپنی کارکردگی خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ہماری خود توقیری یا خود پسندی میں کمی آ جاتی ہے یا کمی کا احساس اجاگر ہوتا ہے تو فرد اپنی امکانی صلاحیتوں کو اگرچہ کہ اس کے پاس ہے کامل طور پر بروئے کار لانے میں غیر معاون ہوتا ہے۔ ایسا فرد خود کو نااہل، معذور اور نالائق تصور کرتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے بچہ اپنے آپ کو انفیریٹی کمپلیکس میں ڈال دیتا ہے، احساس کمتری میں ڈالتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں وہ کام نہیں کر سکتا ہوں، اگرچہ کہ تمام تر صلاحیتیں اس کے پاس ہوتی، لیکن اس کو فیڈ بیک دینے یا اس کو ہمت دلانے والا کوئی نہیں ہوتا اور اپنے آپ کے لحاظ سے مائنڈ سیٹ کر لیتا کہ میں وہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد آئیے شخصیت کا فروغ۔ شخصیت کے مطالعے میں سب سے زیادہ دلچسپ موضوع شخصیت ہے۔ اس سلسلے میں عرصے دراز سے تحقیق جاری ہے، لیکن آج تک بھی اس کی نوعیت کے بارے میں اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا۔ حقیقت میں شخصیت ایک نہایت وسیع اصطلاح ہے۔ اس کے دائرے کار میں کسی فرد کی تمام جسمانی، ذہنی خصوصیات شامل ہوتی ہیں۔ شکل و صورت، جسم، دماغ، تمام حسی و حرکی اعضاء، احساسات، جذبات، دلچسپیاں، رجحانات، رویے، ذہانت، غور و فکر اور اکتساب غرض کے انسان کی سب خصوصیات ہی شخصیت کا جز ہوتی ہے۔ پرسنالٹی ایک لیٹن ورڈ ہے، پرسونا یا پرسونیٹ، اس کے معنی ہے ماسک یا نقاب۔ زمانے قدیم میں یونان میں اکثر ڈراموں کا چلن تھا۔ ڈرامے میں افراد جس زمانے کے کردار کو ادا کرنا ہے تو اس زمانے کے کردار کس طرح سے ہوتے تھے فزیکلی، اپنے چہرے پر اس قسم کا نقاب لگا لیتے تھے اور اس قسم کی حرکات کرتے تاکہ آڈینس، تماشائی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھے کہ ہم اس زمانے میں ہیں۔ اس زمانے میں راجا مہاراجا ایسا تاج پہنتے تھے، ایسا کام کرتے تھے، یا اس زمانے کا رقص ناچ ایسا ہوتا تھا، تو ہو بہو پیش کرتے تھے۔ اگرچہ کہ اشخاص آج کے ہیں، لیکن پرانے زمانے کے اشخاص کو اپنے چہرے پر بنا لینا، یہ ماسک لگا لینے کے معنی ہے، یہی شخصیت ہے۔ اب دیکھیے شخصیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل، ایک ہے فزیکل، دوسرا ہے مینٹل، تیسرا ہے سوشل، چوتھا ہے کلچرل۔ فزیکل میں کیا کیا آتا؟ بچے کی صحت اور بایولوجیکل فیکٹرز میں اس کے گلینڈز آتے، غدود آتے، یعنی توارث بہت زیادہ افیکٹ کرتا۔ اس کے بعد ذہانت میں کیا آتا؟ ذہانت میں احساس کمتری یا احساس برتری یا خود تصور آتا۔ سماجی اثر کیا ہے؟ سماجی اثر بچے کی شخصیت پر اس کی ذات کے لحاظ سے پڑتا، اس کے مذہب کے لحاظ سے پڑتا، اس کی نسل کے لحاظ سے پڑتا۔ اس کے بعد ثقافت کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے؟ تہذیب و تمدن اس کے رسوم ادا کرنے پر، اس کے مذہب میں یا اس کی آئیڈیالوجی میں جو پابندیاں ہیں، یہ تمام چیزیں ثقافت کے لحاظ سے آتی ہیں۔ تو اس طرح سے شخصیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل یہ ہیں۔
इसको हम मुख्तसर तरीके से ऐसा बोले। इसका दूसरा पहलू, यानी इसको हम ऐसा भी समझ सकते, तवारुस का असर होता है, हयातियाती असर होता है, जिस्मानी साख्त का असर होता है, दिमागी काबिलियत का असर होता है, खुसूसी दिलचस्पियां, तबाई माहौल, खानदान के असरात, स्कूल के असरात, ये तमाम भी शख्सियत के फरोग को मुतासिर करने वाले अवामिल हैं। अब एक अहम चीज है एडजस्टमेंट, हम आहंगी। बकौल हर्बर्ट स्पेंसर के, जिंदगी दाखिली और खारिजी ताल्लुकात की हम आहंगी है। वो हयातियाती नजर मुताबिकत बराए जिंदगी पर जोर देता है। सखाफती नुक्ते नजर से हम आहंगी का तखमीना इस वक्त किया जाता है जब सखाफती ग्रुप इसको कबूल करता है। यानी अगर वो ग्रुप के रस्म रिवाज, उसूल व ज़वाबित पर पूरा पूरा उतरता है, अगर उतरता नहीं है तो इसको मुस्तरद कर दिया जाता है और ये हाँ गैर हम आहंग हो जाता है। जो शख्स हम आहंग है उसकी खुसूसियात, इसके पास एक जहती की खुसूसियात पाई जाती, इसके पास खुद फरोग, खुद को डेवलप करने की ख्वाहिश पैदा होती, ये हकीकत पसंदी को एक्सेप्ट करता है, ये जिम्मेदार शहरी होता है और ये बरजस्ता जवाबात देता है। गैर हम आहंग शख्स माहौल से हम आहंग पैदा नहीं कर सकता। ये जो गैर हम आहंग अशखास है उसकी वजूहात क्या हैं? सेहत के मसाइल हो सकते हैं, या बच्चे के आला तमन्नाएं हो सकते इसलिए मुताबिकत नहीं पैदा कर रहा, या घर व समाज के प्रॉब्लम्स होंगे माहौल से मुताबिकत नहीं कर रहा, या बच्चे ऐसे होंगे जिनको माँ बाप मुस्तरद कर दिए, यानी उनको माँ बाप का पता नहीं, या ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मसाइल से दो चार होते हैं, या ऐसे बच्चे होते हैं जो मखसूस जरूरतों के हामिल होते हैं। इसके बाद आइए बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, तर्ज अमल या बर्ताव के अमल के मसाइल। पहला मसला मेंटल हेल्थ और बिहेवियर डिसऑर्डर, जहनी सेहत और बर्ताव में बेतरतीबी। उसके बाद है एडीएचडी, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, तवज्जे की कमी। नेक्स्ट है आर्टिज्म, आर्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, दिमाग में इख्तिलाफ की वजह से माजूरी। उसके बाद है ईटिंग डिसऑर्डर, खाने में या गिजा में बेतरतीबी। उसके बाद है लर्निंग डिसऑर्डर, इक्तिसाबी बेतरतीबी। उसके बाद है पैनिक डिसऑर्डर, दहशत जदा होने का आरिजा। जज्बात का अलामती इजहार या बाहमी अदम मुताबिकत खास तौर पर बच्चों में देखा जाता है, जबकि वो दांतों में नाखून कतरते हैं या खुलेआम दुश्मनी के लिए अपने अल्फाज स्पीड में कह देते हैं और गैर समाजी हरकतें करते हैं। बाज बच्चे इंतहाई शर्मीले होते हैं, बाज बच्चे खौफजदा होते हैं, बाज बच्चे तवज्जे के तलबगार होते हैं, बाज बच्चे जरूरत से ज्यादा दिन में ख्वाब देखते हैं, बाज बच्चे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, चोरी करते हैं।
رویے کے مسئلے کی وجوہات، یہ جو رویہ ہوتا ہے اس کی وجوہات میں زندگی کا کوئی واقعہ یا خاندان کی صورتحال ہو سکتی ہے، یا شخص کا خاندانی تنازع ہو سکتا ہے، یا غربت ہو سکتی ہے، یا پریشانی ہو سکتی ہے، یا خاندان میں کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے۔